चलिए स्टार्ट करते हैं एचएमओ थ्योरी। आप सबने पढ़ा होगा एचएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है? हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? एचएमओ थ्योरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एचएमओ थ्योरी। सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि मुझे एचएमओ की जरूरत ही क्यों पड़ी। मैं इसके बिना भी तो काम चल रही थी क्वांटम में, तो इसकी जरूरत इससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं इससे पहले कौन सा मेथड यूज कर रहा था जो मेरे आंसर नहीं दे रहा था, मुझे ये यूज करना पड़ा। उस मेथड का नाम है वेरिएशन मेथड। ठीक है, तो वेरिएशन मेथड क्या है? ये वो मेथड है जो मुझे मिनिमम करके देता था एनर्जी को। ये एक तरह का एप्रोक्सीमेशन मेथड है। ठीक है, ये मेरा क्या है, बड़े मॉलिक्यूल के लिए लगाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे क्या करना पड़ा, एक नया मेथड यूज करना पड़ा जिसका नाम था एचएमओ थ्योरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मुझे समझना होगा, सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या होगा, नीड, कि मुझे जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो नीड देखते हुए मैं आपको समझाने के लिए सबसे छोटा मॉलिक्यूल लेता हूं, दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइन। सबने पढ़ा होगा 1,3-ब्यूटाडाइन, तो चलिए लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन को ले लिया। जैसे ही मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन लिया, अगर मैं इसके p ऑर्बिटल्स को लिखाऊं, p ऑर्बिटल कैसे होंगे? ये मेरा हुआ 4 होंगे। रीजन क्योंकि 4 कार्बन है, तो कार्बन की p ऑर्बिटल मैंने क्या कर दिए, दिखा दिए। अब जैसे मैंने कार्बन की p ऑर्बिटल दिखाई तो इनकी कुछ ना कुछ लोब्स होंगी। तो मैं लोब्स मान लेता हूं कि मेरी ऊपर वाली लोब प्लस है, नीचे वाली माइनस है, ऊपर वाली प्लस, नीचे वाली माइनस, सेम विद ऑल द 4 कार्बन। ये मेरे कार्बन है। ठीक है, अब देखो आप, मैंने यहाँ पे सबसे सिंपल करने के लिए प्लस माइनस ले लिया। आप चाहो तो अल्टरनेट भी ले सकते हो, कोई भी 4 कंफर्मेशंस होती है, आप उनमें से कोई भी ले सकते हो, आपका आंसर जो है सेम आएगा। पहले में ये समझना है कि जरूरत ही क्यों है। ठीक है, तो उस समझने के लिए क्या है, ये 4 कार्बन है मेरे। जब मैंने इन 4 कार्बन को इसका वेव फंक्शन निकालना है, क्योंकि एनर्जी मेरी किससे आएगी, वेव फंक्शन से आएगी। ठीक है, तो अगर मैं वेव फंक्शन निकालना है तो क्या आएगा, C1 ψ1 C2 ψ2 C3 ψ3 एंड C4 ψ4। अब आपके मन में आ रहा होगा कि C1 C2 C3 C4 क्या है? ये मेरे कांस्टेंट हैं, जो मेरे क्या होते हैं, वेरिएशनल पैरामीटर्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसको अगर मैं एडजस्ट ऐसे करता हूं कि जो मेरी कंफर्मेशन है, इस कंफर्मेशन की एनर्जी क्या आ जाए, सबसे कम आ जाए, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाए, मेरा स्टेबल हो जाए। तो अगर मुझे इसको मिनिमम करना है तो वेरिएशन प्रिंसिपल क्या कहता है, वेरिएशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा इन कांस्टेंट के हिसाब से, मतलब ये जो कांस्टेंट है और जो मेरी एनर्जी आएगी, ये मेरी एनर्जी है जो आएगी, उसको अगर मैं चारों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे जो कांस्टेंट आ जाएंगे वो मेरे क्या आ जाएंगे, ऐसे आएंगी जिसकी एनर्जी मेरी क्या होगी, मॉलिक्यूल की सबसे कम होगी। मतलब मॉलिक्यूल मेरा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या है, जब मैंने इन 4 इक्वेशंस को लगाया, ये 4 इक्वेशन जब मैंने एक साथ लगाई तो मेरे पास 4 इक्वेशंस आएंगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आप सबको पता है साइमल्टेनियस 4 इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब 4 इक्वेशन सॉल्व करने की बजाय मैं क्या कर सकता हूं, एचएमओ यूज कर सकता हूं। तो हक्कल ने क्या सोचा कि 4 इक्वेशन यूज ना करनी पड़े, सॉल्व ना करनी पड़े, उसकी बजाय मेरा क्या आ जाए, एक मैट्रिक्स आ जाए जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, सिंपल है, और मेरा आंसर भी क्या है, एनर्जी का एक्यूरेट है। और ये मॉलिक्यूल, चलो मान भी लो 4 इक्वेशन मैंने निकाल ली। ठीक है, जब 4 इक्वेशन निकाली तो 4 इक्वेशन मान लो इस तरह आपने सॉल्व कर ली। जब आपने 4 इक्वेशन सॉल्व कर ली, सपोज करो इसके लिए तो हो जाएगा। अगला मॉलिक्यूल लेता हूं, सपोज करो मैंने यहां लिया हेक्साट्राइल। जब मैंने यहां हेक्साट्राइल लिया तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला हेक्साट्राइल हुआ। अब इसके लिए 6 इक्वेशंस आएंगी। ऑक्टाटेट्राइल लोगे उसके लिए 8 इक्वेशंस आएंगी, तो वो तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया सॉल्व करना, तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। तो वही एचएमओ का काम है कि मुझे वेरिएशन अब क्या होगा, मेरा सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएशन का मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स फॉर्म यूज करके हम लोग यही सब चीजें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या हुआ, सबसे पहले मैं वेरिएशन मेथड की मैट्रिक्स को समझना होगा। इस मैट्रिक्स कैसे होती है, अगर मैं ब्यूटाडाइन के लिए बनाऊं तो ये मैट्रिक्स मेरी होती है H11 माइनस ES11 H12 माइनस ES12, we can take it as S21, it is equal H31 minus ES31 H41
minus ES41. You can take it as H12 minus ES12, H13 minus ES13, H14 minus ES14. इसी तरह बाकी एलिमेंट भी क्या करेंगे, हम ले लेंगे. जब मैं इस मैट्रिक्स को देखता हूं, इसके साथ मेरा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. C1 C2 C3 C4 और ये किसके इक्वल होगी, मेरी जीरो मैट्रिक्स की. ठीक है, चलो इसको बाद में समझते हैं. मतलब कंसेप्ट तो यही है. इसका मतलब क्या है, अब इतनी बड़ी मैट्रिक्स सोल्व करनी है, किसकी है, 4 क्रॉस 4 की है. जब मैंने देखा कि मुझे 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स सॉल्व करनी है, तो अकल ने सोचा कि अगर मैं इन इंटीग्रल्स को आसान कर दूं तो मेरा तो आंसर आ जाएगा. तो उसने यही सोच के क्या किया, दो चीजें पहले समझो H और S है क्या. H मेरा क्या है, ये मेरा रेजोनेंस इंटीग्रल है. H क्या है मेरा, रेजोनेंस इंटीग्रल है. ठीक है, रेजोनेंस इंटीग्रल होता क्या है, ये वो एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की जो मेरी एवरेज स्पीड, किसकी, न्यूक्लियाई की एवरेज स्पीड में क्या कर रहा है, घूम रहा है. तो ये रेजोनेंस इंटीग्रल क्या बताता है, इंटरेक्शंस बताता है बेसिकली, किस एटम में, ith और jth में. अगर hij होगा उसका मतलब क्या है कि इंटरेक्शन बता रहा है ith लेवल की और jth लेवल की. ठीक है, अगर मैं बात करूं s इंटीग्रल की, यानी तो s ij का मतलब क्या होगा, ओवरलैप बिटवीन I एंड jth. अगर मैं ith और jth कार्बन की बात करूंगा तो मेरा क्या होगा, क्या मेरी ओवरलैप होगी, वो मेरा क्या बताएगा, Sij. इसे बोलते हैं ओवरलैप इंटीग्रल. यहां तक बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं. अब हक्कल ने क्या करा, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए छोटी सी चीज करी. वो क्या करा, उसने पहले अप्रोक्सीमेशन मानी. ठीक है, तो हम हक्कल की अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, या इसे पोस्टुलेट टाइप में बोल सकते हो इफ यू वांट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पहला है सिग्मा पाई सेपरेटिबिलिटी. सिग्मा पाई सेपरेटिबिलिटी का मतलब क्या है कि मेरे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और जो मेरे पाई इलेक्ट्रॉन है, उनको मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग मान के सॉल्व कर सकता हूं. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ब्यूटाडाइन फिर से वापस लूं, तो मैं अगर मैं ब्यूटाडाइन को ऐसे बनाऊं, सपोज करो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, यहां पे मैं ये ले लूं. ठीक है, जब मैंने यहां पे ट्रांसब्यूटाडाइन लिया, मैंने, आप कोई भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये मैंने लिया और ये मेरे चार क्या हो गए, डॉट्स बन गए. जब मैंने इन चार बॉक्स को दिखाया, ये मेरे p ऑर्बिटल हो गए. देखो ध्यान से समझो जाएगा, जो ये मेरे ये हैं, ये जो बॉन्ड है दिस इज सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, ये जो बॉन्ड है मेरी क्या है, सिग्मा है. और पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, इनकी ओवरलैपिंग की वजह से, p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से. अब जब मेरे पाई बॉन्ड बने, देखो सिग्मा मेरे कैसे है, अगर मैं सिग्मा को इस प्लेन में मान लूं तो पाई मेरे कैसे हैं, ऐसे. p ऑर्बिटल कैसे खड़ा है, ऐसे. इसका p ऑर्बिटल कैसे खड़ा है, ऐसे. इसका ऐसे, इसका ऐसे. तो क्या होगा, इनमें और इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी. जब इनमें और इनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, तो इससे मुझे क्या पता चला कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हैं, अलग अलग मान सकता हूं. तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो साई होगा, साई क्या होता है, वेव फंक्शन. ठीक है, वो वेव फंक्शन मेरा क्या होगा, साई सिग्मा इनटू साई पाई. ठीक है, और आपको पता है कि जब भी कोई दो वेव फंक्शन क्वांटम में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो मेरी एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, E सिग्मा प्लस E पाई. मतलब एनर्जी को मैं क्या कर सकता हूँ, सिग्मा वाली अलग ले लो, पाई वाली अलग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की. ठीक है, चलिए हम क्या पढ़ चुके हैं कि जो मेरी एनर्जी होगी और ब्राइटनेस की वो क्या होगी, सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन को मैं क्या मान सकता हूँ, अलग अलग मान सकता हूँ. रीजन मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक यहाँ है तो दूसरे मेरे कहाँ है, यहाँ है. तो दोनों में कोई भी इंटरेक्शंस क्या होंगी, नहीं होंगी. तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. अच्छा, एक चीज और जो बतानी है, Hij का जो मतलब होता है ना, वो आपका ये होता है साई आई स्टार H कैप हैमिल्टोनियन साई j और आपका वॉल्यूम एलिमेंट d2. ठीक है, तो ये आपका रेजोनेंस इंटीग्रल की जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है. और अगर मैं बात करूंगा आपकी Sij की, तो वो मेरा क्या होगा, इसी तरह साई आई स्टार साई j. बस ये डिफरेंस होगा, वहां पे हैमिल्टोनियन है तो एनर्जी दिखाएगा, यहाँ पर एनर्जी नहीं दिखाएगा. ठीक है, ये ओवरलैप दिखा रहा है दो इंटीग्रल के बीच. चलिए आगे देखते हैं. तो फर्स्ट हमें समझ आ गया कि सिग्मा पाई सेपरेटिबिलिटी दिखा रहा है अप्रोक्सीमेशन की. दूसरी अप्रोक्सीमेशन क्या मानी उसने, सेकंड जो अप्रोक्सीमेशन थी उसने मानी है कौन सी इंटीग्रल की, ओवरलैप इंटीग्रल की. तो ओवरलैप इंटीग्रल क्या माना, अगर तो मेरा Sij की बात करता हूं, ये मेरा जीरो होगा कब, अगर i नॉट इक्वल टू क्या है, j है. ठीक है, बात समझ आ रही है.
अगर i j के बराबर नहीं है, मतलब सपोज करो s12 ले लूं, s13 ले लूं, मतलब 1 और 2 इक्वल लेंगे। i अगर j के बराबर नहीं है तो 0 है, और 1 मान लूं जब मेरा क्या होगा i j के बराबर, मतलब s11 s22 s33 मेरा क्या होगा 1। ठीक है, इसी तरह इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो hij भी बता देते हैं। hij उसमें तीन कंडीशन बोली कि अगर तो अल्फा होगा जब मेरा क्या होगा i इक्वल टू j होगा, मतलब h11 h22 h33 मेरा क्या होगा अल्फा होगा। अगर मैं बात करता हूं किसकी, ये होगा मेरा बीटा। बीटा कब होगा, अगर मेरे i और j क्या है नेबर है। नेबर का मतलब समझते हो ना, पड़ोसी। अगर तो साथ साथ लग रहे हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड पड़ोसी हुए, सेकंड और थर्ड हुए, क्या फर्स्ट और थर्ड होंगे, नहीं होंगे। तो अगर तो पड़ोसी होंगे तो वो बीटा है, अगर पड़ोसी नहीं होंगे मतलब i और j के डिस्टेंट है, मतलब थोड़े दूर हैं, तो मेरा ये क्या होगा 0। तो यहाँ पे तीन कंडीशन आपको डालनी है, अल्फा बीटा और 0 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस अवेलेबल। ठीक है, तो चलिए आगे ये कंडीशंस मैं यहाँ डालूंगा और मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, याद रखनी है आपको जो मैं यूज करूंगा, बाकी चीजें मैं रख कर रहा हूँ। ठीक है, हमें जिससे काम है उतना ही मैं रख रहा हूँ। तो चलिए हमने मैट्रिक्स लिखी थी, इस मैट्रिक्स को पूरा करना था, वो कर देते हैं हम चेंज करके। देखो मैंने बताया था hij, अगर तो मेरा सेम है तो ये मेरा क्या था अल्फा था। ठीक है, अगर तो मेरा ये सेम है तो क्या होगा अल्फा होगा। s11 की क्या बोला था, मैं यहाँ लिख देता हूँ जरा सा। अगर si मेरा sij की बात करता हूँ 0 होगा जब i नॉट इक्वल टू j है, 1 होगा जब i इक्वल टू j। hij की बात करते हैं 0 होगा जब i और j मेरा क्या है अल्फा होगा जब मेरा i और इक्वल टू j है, बीटा होगा जब i j नेबर है। ठीक है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मैं जल्दी से बता दूं। i और 0 होगा अगर i मेरा i और j मेरे क्या है डिस्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है, साथ साथ नहीं लगे। ठीक है, अब मैं जब इसकी बात करता हूं तो मेरा मॉलिक्यूल कैसा था, ऐसा था ये 1 2 3 4। ठीक है, 1 किसके साथ लग रहा है, 1 के साथ लग रहा है, s11 क्या था यहाँ पे, अगर सेम होगा तो 1 होगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी बात करता हूँ h12 तो ये तो लगेगा नहीं, ये देखते हैं 1 और 2 नेबर में है, पड़ोसी हैं एक दूसरे के, हाँ साथ से तीनों है तो पड़ोसी को होंगे, तो इस केस में मेरा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां से नेबर है तो क्या हो जाएगा बेटा। ठीक है, और s12 की बात करता हूँ, s12 मेरे क्या है अपोजिट है, मतलब 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो अगर मैंने कहा था 1 2 इक्वल नहीं है तो इसको क्या लेना है 0। ठीक है, तो मैं बार बार मैं दिखा के जल्दी से मैट्रिक्स बना देता हूँ, सेम तरीके से सारी मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इस चीज को पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा आया अल्फा माइनस ई। ठीक है, बीटा यहाँ पर देखो, ऐसे ट्रिक भी बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या 1 1 1 2 1 3, क्या 1 3 आपस में कनेक्टेड है, नहीं है ना, तो इस केस में क्या आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, क्या 1 और 4 कनेक्टेड है, नहीं है, तो इस केस में यहाँ क्या आएगा 0। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 1, तो 2 और 1 कनेक्टेड है ना, तो कनेक्टेड है तो क्या आएगा बेटा, जहां डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पे आएगा अल्फा माइनस ई, तो चारों में लिख लेना है। तो पहले अब क्या करना है, जहां जहां कनेक्टेड है जो जो उसका पड़ोसी है वहां डाल देना, जो नहीं है तो रहने देना। तो ये 2 1 था, ये 2 2 था, ये क्या है 2 3, तो क्या 2 3 से कनेक्टेड है, हां है, तो यहां बेटा लिख देना। नहीं है 2 4 से कनेक्टेड तो नहीं है, तो इस केस में यहां क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह सारी मैट्रिक्स बना लेना। ठीक है, मैं फटाफट बना रहा हूं, आप लोग चाहें तो पूरा बना लेंगे। यहाँ पे 0 0 हो जाएगा आपका, और ये आ जाएगा अल्फा बीटा 0 0। अब देखो यहाँ पे क्या है 3, क्या है 3 4 है ना, तो 3 और 4 आपस में क्या कनेक्टेड है, तो बीटा, और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, ये आपकी क्या हो गई मैट्रिक्स बन गई। ये मैट्रिक्स का मुझे यूज करना है। देखो हकल ने कितना आसान कर दिया, वो मैट्रिक्स इतनी बड़ी मैट्रिक्स की, अभी मैट्रिक्स कितनी रह गई, छोटी रह गई। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना है, इस पूरी मैट्रिक्स को मैं बीटा से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इसको बीटा से डिवाइड करूंगा तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा बीटा। ठीक है, ये मेरा बीटा से डिवाइड होकर क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1, जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ 1 आ जाएगा, जहाँ अल्फा माइनस ये है वहाँ बीटा आ जाएगा। ठीक है, समझ लो ना, ये हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है।
हक्कल ने क्या सोचा कि अब ये मैट्रिक्स 1 1 में कन्वर्ट हो गई है, तो अल्फा माइनस बीटा को उसने एक नाम दिया जिसे बोला x। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ अल्फा माइनस ई बाय बीटा को क्या पुट कर रहा हूँ, x पुट कर रहा हूँ। ठीक है, x कोई भी नंबर लेकर। तो मेरी मैट्रिक्स देखो कितनी ही ज्यादा सिंपल हो गई है। जो काम मुझे वेरिएशन से इतना बड़ा करना पड़ रहा था वो काम मेरा कितना छोटा हो गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स है ब्यूटाडाइन के लिए। तो इस मैट्रिक्स से क्या बेनिफिट हुआ, इस मैट्रिक्स को जब मैं सॉल्व करूंगा, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स को तो सॉल्व कर सकता हूं, उस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद मेरी क्या आ जाएगी, एनर्जी निकाल लो, ऑर्डर निकाल लो बोर्ड का, कुछ भी निकाल, बहुत सारी चीजें इसमें क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व। देखो हम ये समझ आया आपको, ये मैट्रिक्स बन गया, इसको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यही सेम मैट्रिक्स ना, इसे सेक्युलर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसे सेक्युलर इक्वेशन भी बोलते हैं। अब मैं इसको ना सेम काम आपको इथीन के लिए करके दिखाता हूं जल्दी से, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो इथीन की बात करें तो इथीन का ट्रिक भी बता देता हूं। ठीक है, इथीन बस ट्रिक क्या करना है आपको, अगर तो पड़ोसी है तो वहां लिखना है x, 1, अगर पड़ोसी नहीं है तो लिखना है 0। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट पहले x लिख देंगे। तो इथीन में कितने एटम है, 2। ठीक है, तो पहले डायगोनल पे क्या लिख दो, x। क्या 1 2 से कनेक्टेड है, हां है, तो यहां लिख दो 1। क्या 2 1 से कनेक्टेड है, तो यहां लिख दो 1। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 0। इसको आप पहले सॉल्व करो, डिटरमिनेंट को क्या आएगा, x² माइनस 1 इक्वल टू 0। x सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1। तो ये मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको याद हो तो मैंने x को क्या डाला था, x अल्फा माइनस e बाय बीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू डाल दूंगा तो मेरी एनर्जी आ जाएगी। कैसे, एनर्जी का आएगा बीटा x, ठीक है, माइनस माइनस अल्फा। ठीक है, और अगर एनर्जी डालूंगा तो मेरी कितनी आएगी, अल्फा माइनस बीटा x। ये एनर्जी आ गई। एक बार x को 1 डालो तो एनर्जी मेरी क्या आएगी, अल्फा माइनस बीटा। एक बार x को माइनस में डालो तो मेरी एनर्जी क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, -1 डालोगे तो प्लस हो जाएगी। तो इस केस में दो ये बनेंगे आपके लेवल्स, दो एनर्जी स्टेट बनेंगी। अब बात आती है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। दिखने में ऐसा लग रहा है अल्फा प्लस बीटा बड़ा है, लेकिन क्योंकि ये इंटरेक्शंस हैं और अल्फा और बीटा मेरे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मतलब माइनस में होते हैं। तो अगर ये चीज मेरी नेगेटिव होगी तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एग्जांपल लो, मान लो बीटा मेरा, अल्फा मेरा -2 है, बीटा मेरा 2 है, -2, तो कितना आएगा, -6। अगर तुम इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला ना। तो इस केस में नीचे एनर्जी किसकी होगी, अल्फा प्लस बीटा की, और ऊपर किसकी होगी, अल्फा माइनस बीटा। अब हक्कल ने क्या माना था कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। तो उस केस में इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ पाई काउंट करने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ पाई काउंट करने हैं। पाई कितने हैं, 2। अगर पाई 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भर जाएंगे, नीचे भर जाएंगे। ये मेरा एनर्जी का क्या है, ठीक है। और पाई इलेक्ट्रॉन मेरे कहां भरे गए, नीचे भरे गए। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन भरे गए तो ये मेरी दो स्टेट में इलेक्ट्रॉन आपके भरे गए। तो इससे मुझे देखो क्या क्या पता चल गया, एनर्जी पता चल गई, स्टेट्स पता चल गई, कौन कौन सी स्टेट की कितनी कितनी एनर्जी है। और मैं इसे एक चीज और निकाल सकता हूं, दैट इज डीलोकलाइजेशन एनर्जी। अब बात आती है डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या होती है। डीलोकलाइजेशन एनर्जी होती है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहां से, डीलोकलाइजेशन एनर्जी इस केस में हम नहीं निकालना पसंद करते। रीजन, क्योंकि ऑलरेडी हम कंपैरिजन किससे करते हैं, इथीन से। ठीक है, अगर ब्यूटाडाइन की बात करूंगा तो 2 इथीन, अगर हेक्साडाइन की बात करूंगा 3 इथीन। इसमें कोई भी लेने का फायदा नहीं है। तो इस केस में हम नहीं डिस्कस करते, अगले वाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, डीलोकलाइजेशन एनर्जी समझ आना चाहिए आपको कैसे निकलेगी। जो नंबर, जो एनर्जी ऑर्बिटल की आ रही है माइनस एनर्जी ऑफ इथीन यूनिट्स, मतलब n इनटू एनर्जी ऑफ इथीन यूनिट, 1 इथीन यूनिट। ठीक है, चलो बात करते हैं इस चीज की पे आगे। देखो क्या करते हैं, पहले एनर्जी ऑफ इसकी निकालो, क्या आएगी, इथीन की। एनर्जी ऑफ इथीन मेरी क्या आ रही है, देखो ध्यान से क्या आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन कहां है, अल्फा प्लस बीटा। तो मेरा क्या आएगा एनर्जी, 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे कहां पर है, अल्फा प्लस बीटा स्टेट में है। तो एनर्जी मेरी क्या आएगी, 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो एनर्जी पता चल गई, स्टेट पता चल गई, इलेक्ट्रॉन पता चल गया। एक चीज और भी निकाल सकते हैं, निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को मान लो मैंने क्या करा दिया, एक्साइट करा दिया। जब एक्साइट कराया तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ,
इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ आपकी एनर्जी किसकी, ट्रांजिशन की, कि ट्रांजिशन जब आपने करवाना है तो आपको कितनी एनर्जी लगेगी। तो ट्रांजिशन एनर्जी निकाल सकते हो, क्या आएगी, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा कर दूंगा किसमें से, अल्फा प्लस बीटा से, तो ये आपका क्या आएगा 2 माइनस 2 बीटा आएगा, तो इतनी आपकी ट्रांजिशन की एनर्जी आ जाएगी। तो क्या क्या निकाल सकते हैं, डीलोकलाइजेशन एनर्जी, बोर्ड ऑर्डर एनर्जी, स्टेट्स, बहुत कुछ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ओनली हैंड कैलकुलेशन, सिर्फ हाथ से करके। तो ये बेनिफिट हुआ। तो बस कंक्लूड कर रहा हूं मैं, क्या बता के इसका फायदा क्या क्या हुआ। पहला, बड़े मॉलिक्यूल के लिए लग गई, लार्ज मॉलिक्यूल के लिए लग सकती है। दूसरा, कंप्यूटर नहीं चाहिए सॉल्व करने के लिए, हाथ से कैलकुलेशन हो जाएंगे आप लोगों की, नो यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर का यूज नहीं चाहिए। आप चाहो तो हाथ से कर सकते हो, चाहो तो सिंपल कैलकुलेटर लेकर भी कर सकते हो। और क्या है, कोई भी मैथमेटिकल इतने बड़े काम नहीं है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसका यूवी स्पेक्ट्रा आता है, यूवी समझते हो ना, अल्ट्रावायलेट, जो यूवी स्पेक्ट्रा आता है, जो एनर्जीज ये देते हैं ना ट्रांजिशन के लिए, वेवलेंथ और एनर्जी, वही यूवी स्पेक्ट्रा से आते हैं। तो हमारी चेक भी हो गई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। लास्ट जो चीज है वो ये है कि हमें इस सब से बहुत सारी चीजों का पता चल सकता है। क्या क्या मैंने बता दिया आपको, टोटल एनर्जी पता चल सकती है, स्टेट पता चल सकती है, बॉन्ड ऑर्डर पता चल सकता है, और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट डीलोकलाइजेशन एनर्जी पता चल सकती है। डीलोकलाइजेशन एनर्जी बता चुका हूं, टोटल एनर्जी निकालो उस मॉलिक्यूल की माइनस m into इतनी यूनिट कर, ठीक है। तो बाय दिस वे आई हैव कंक्लूडेड माय टॉपिक। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए आप लोगों को ये बताया, ऐसे भी बहुत काम है। थैंक यू।